Good morning, good afternoon, good evening, CA finalists. This is Priya and you are on my channel Crystal Concepts with Priya. हमने 2 चैप्टर कस्टम्स के ख़त्म कर लिए हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे 3rd चैप्टर की तरफ, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स. क्लासिफिकेशन एक्चुअली ज़रूरी क्यों हो जाता है हमें पढ़ना? ये इसीलिए होता है ताकि हम समझ पाए कि हमारे इम्पोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स को किस रेट की ड्यूटी लगानी है. यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है दैट वी फॉलो HSN सिस्टम अंडर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट. तो इनका क्लासिफिकेशन रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी डिटरमाइन करने के लिए नेसेसरी हो जाता है. कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर हमारे पास बेसिकली 2 शेड्यूल्स है जो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि फर्स्ट शेड्यूल बात करता है इम्पोर्ट ड्यूटी के बारे में एंड सेकेंड शेड्यूल एनलिस्ट करता है उन गुड्स को जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बनती है. तो इंडियन कस्टम्स टैरिफ जो कि HSN पर बेस्ड है उसको एक्चुअली बनाया किसने है? तो उसे बनाया है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहले बोला जाता था कस्टम्स कॉपरेशन काउंसिल. ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके तहत कुछ जनरल रूल्स दिए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल के अंदर एंड जिसके अंदर कुछ जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी दिए गए हैं. तो रूल्स कितने हैं और एक्सप्लेनेटरी नोट्स कितनी है? तो रूल्स टोटल दिए हैं हमको 6 और जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स दी है 3. ये दिखने में तो 6 दिखते हैं बट कुछ कुछ के सब पार्ट्स भी है, बट बेसिकली है कितने? 6. और जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स के सब पार्ट्स है क्या? नो, सिर्फ 3 है. उन तीनों को हमको देखना है और जो बहुत ईजी है. ओके, सो अब ये क्या बोलते हैं हमको कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स, इनका बहुत मेजर रोल है हमारे इस कस्टम्स टैरिफ एक्ट में क्लासिफिकेशन के अंदर. इनको आखिर लाया क्यों गया? ये इसीलिए लाया गया ताकि हम इंटरप्रेट कर पाए कि किस शेड्यूल में कौन सी चीज़ को किस तरह हमको इंटरप्रेट करना है, किस नॉमेनक्लेचर में वो चीज़ जाएगी और उसके प्रति डायरेक्शंस कैसे होंगे. मोर ओवर, जो जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स है और इंटरप्रिटेटिव रूल्स है, इनको स्टैट्यूटरी फोर्स देने के लिए इन्हें एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया. ओके, नाउ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर अलग क्या है? कुछ नहीं भैया, वही है जो नॉर्मली होता है. हर शेड्यूल के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ चैप्टर नोट्स होते हैं, हेडिंग्स होती है एंड सब हेडिंग्स होती है. सेक्शंस क्या है? ग्रुप ऑफ चैप्टर्स दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स. चैप्टर के अंदर क्या होता है और सब चैप्टर्स होते हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं. व्हाट आर चैप्टर नोट्स देन? उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी नोट्स रहेंगे जो कि लीगल अथॉरिटी डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं हमको कि गुड्स किस तरह से क्लासीफाई करना है, दैट इज़ गिवन इन द चैप्टर नोट्स. नाउ हेडिंग क्या होगी? हर चैप्टर के अंदर अगर हमें कुछ पॉइंट चाहिए जिसके बारे में वो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो ये दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हेडिंग को यूज़ करते हैं. और उसके अंदर भी और कुछ सब पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें क्रिस्प फॉर्मेट में अगर सामने वाले को बताना है तो हम क्या करते हैं? सब हेडिंग क्रिएट करते हैं जनरली. बस वही सब हेडिंग है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स. यहाँ जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स पहले क्यों और रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बाद में क्यों? अरे भैया, सिंपल है ना. जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स 3 ही तो है, फटाफट देख लो, समझ में आ जाएगा. तो फर्स्ट एक्सप्लेनेटरी नोट क्या बोलता है कि डैश का रेलेवेंस क्या है. छोटे छोटे डैश का भी रेलेवेंस होता है, राइट? एक डैश हो तो उसका क्या मतलब होगा, 2 डैश हो तो उसका क्या मतलब होगा, और 3 डैश होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है. तो एक हेडिंग के अंदर जब हम किसी आर्टिकल को या ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स को कंसिडर करने वाले होते हैं और उनका सब क्लासिफिकेशन हमको बताना होता है, तब हम यूज़ करते हैं सिंगल डैश. अब उस सब क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ और आर्टिकल्स या ग्रुप को हमें दर्शाना होगा, देन वी विल बी यूजिंग 3 डैशेस. एंड लास्टली उन सब क्लासिफिकेशन का भी सब क्लासिफिकेशन बताना है, तो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग 3 डैशेस और 4 डैशेस एज द केस में बी. मतलब क्या हुआ? पहले बड़ी चीज़ आई, फिर उसके अंदर की और छोटी चीज़ आई, फिर उसके अंदर से भी और छोटी चीज़ हमने बताई है. इतना तो सिंपल बात है. पहले हमने एक बताया, देन बी बताया, देन सी बताया, देन डी बताया. इसी तरह यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश हम लोग यूज़ कर रहे हैं. इतनी कॉमन सेंस वाली बात थी और इसको इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में हमारे सामने प्रेजेंट किया है. But that's totally fine because we know now what they are trying to say.
नाउ सेकेंड रूल हमारा है रिलेटेड टू एब्रिवेशन ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का साइन अगर कहीं यूज़ होता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि सेक्शन 14 के अंदर जो हम गुड्स की वैल्यू निकालेंगे उसका रेट ऑफ ड्यूटी क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर चीज़ पर इस परसेंटेज से हमको ड्यूटी चार्ज करनी है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। बढ़ते हैं टूवर्ड्स अवर थर्ड एंड लास्ट जनरल नोट। स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल इफ़ नो प्रेफरेंशियल रेट स्पेसिफाइड। ये तो हमको पता ही नहीं था, है ना। अगर कोई प्रेफरेंशियल रेट स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो उन गुड्स के ऊपर जो भी स्टैंडर्ड रेट नोटिफाइड है वही अप्लाई हो जाएगा। इतना सिंपल था और इसको हमने फालतू में कॉम्प्लिकेटेड बनाकर रखा था। सो एज सच इन 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। अभी ये जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ओके, तो चैप्टर नोट्स इन्होंने दे रखे हैं हमको। क्या बोलते हैं इस चैप्टर के अंदर, इन एडिबल नट्स और फ्रूट्स हम लोग कवर नहीं करेंगे। चिल्ड नट्स और फ्रूट्स को भी हम करस्पॉन्डिंग फ्रेश नट्स और फ्रूट्स के कैटेगरी में क्लासीफाई कर देंगे। ड्राइड फ्रूट्स, ड्राइड नट्स पार्शियली रिहाइड्रेटेड भी हो सकते हैं। अब रिहाइड्रेशन किस पर्पस के लिए हो सकता है, या तो हम उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं या स्टेबलाइज करना चाहते हैं या फिर उनका अपीयरेंस इम्प्रूव या मेंटेन करना चाहते हैं। गिवन दैट उनका कैरेक्टर जो है ड्राइड नट्स और ड्राइड फ्रूट का वो बरकरार रहे। ओके, सो अभी इन्होंने हमें एक टैरिफ आइटम दिया है मेन हेडिंग के अंदर, कोकोनट्स, ब्राज़िल नट्स एंड कैशू नट्स, फ्रेश और ड्राइड, वेदर और नॉट शेल्ड और पील्ड। ओके, ये हमारी बेसिक हेडिंग है। अब इस हेडिंग के अंदर इन्होंने सब क्लासिफिकेशन किया है फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी। सब क्लासिफिकेशन क्या है, पहले ये बात करते हैं कोकोनट्स की, इसके बाद इसके अंदर इन्होंने कंसिडर किया है ब्राज़िल नट्स को, एंड इसके बाद में लास्टली वो कंसिडर कर रहे हैं कैशू नट्स को। सो 3 मेन हेडिंग्स जो हमारी इस हेडिंग के अंदर आती है, दैट इज़ कोकोनट्स, ब्राज़िल नट्स एंड कैशू नट्स, राइट। अब कोकोनट्स के और 3 मेजर पार्ट्स कौन से हैं, तो डेसिकेटेड, इन द इनर शेल एंड अदर। अब इन द इनर शेल के बाद आपको दिख रहा है 3 डैशेस इन्होंने यूज़ किए हैं। तो ये 3 डैशेस किससे रिलेटेड है, इन द इनर शेल से रिलेटेड है। ईजी था समझने के लिए, बस ऐसे ही यहाँ पे हमको इंटरप्रेट करना है। अदर में कौन से है, फ्रेश, ड्राइड एंड अदर। सिमिलरली ब्राज़िल नट्स में 2 क्लासिफिकेशन, इन शेल एंड शेल्ड, और कैशू नट्स में 2 क्लासिफिकेशन, इन शेल एंड शेल्ड। अब ये क्या बोलते हैं हम कि प्रेफरेंशियल एरिया के अंदर हमारा रेट ऑफ ड्यूटी एक रहेगा एंड स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी इज समथिंग एल्स। लेट्स से इन द केस ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट्स, प्रेफरेंशियल एरिया के अंदर अगर ये एक्टिविटी हो रही है देन द रेट विल बी 60%, बट अगर प्रेफरेंशियल एरिया के अंदर नहीं हो रही है तो क्या होगा, अरे 70% लगा देंगे स्टैंडर्ड रेट जो है, सिंपल। Now moving ahead to illustration 1, briefly explain standard unit of quantity with reference to first schedule to the Customs Tariff Act 1975. ओके, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, सिंपल है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी इज़ अ यूनिट ऑफ मेजर जो कि हम थर्ड कॉलम के अंदर दिखाते हैं। फिर हर आइटम के ऊपर हम लोग जो टैरिफ है वो किस तरह से कलेक्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इसको यहाँ हम कंसिडर करते हैं। यूजुअली इसको हम एब्रिवेशन फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर बन गया सीसी, सेंटीमीटर बन गया सीएम, ग्राम बन गया जी एंड मेट्रिक टन बन गया एमटी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एडिशनल नोट्स, हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि एडिशनल नोट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अलावा हमको इसे कंसिडर करना है। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट रिलेट्स टू हेडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। तो हेडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होगा, तो टैरिफ प्रोविजंस जिसके ऊपर 4 डिजिट नंबर लगता है एंड सब हेडिंग्स जिनके ऊपर भी 4 डिजिट नंबर लगता है, ऐसे टैरिफ आइटम्स की लिस्ट और उनका डिस्क्रिप्शन। ओके, सिमिलरली व्हाट इज सब हेडिंग, तो ऐसी लिस्ट जिसके अंदर 6 डिजिट नंबर दिया गया है और जिनके सब हेडिंग्स में भी 6 डिजिट करस्पॉन्ड होता है। ओके, एंड टैरिफ आइटम में कितने नंबर्स होंगे, 8 डिजिट्स होंगे। ओके, नाउ इन्होंने और क्या बोला है हमको कि टैरिफ प्रोविजंस की जो लिस्ट है इसको हमने किस में डिवाइड कर रखा है, सेक्शंस, चैप्टर्स और सब चैप्टर्स के अंदर। एंड सिमिलरली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी भी डिटरमाइन की गई है सो दैट हम लोग जो हमारा ट्रेड स्टैटिस्टिक्स है उसका कलेक्शन, कंपैरिजन और एनालिसिस ईज कर सके, फैसिलिटेट कर सके। नाउ वी मूव अहेड टू द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जो हमने पहले देखा था कि 6 रूल होते थे, तो वो 6 रूल कौन से हैं ये हमको अभी देखना है।
तो फर्स्ट रूल है जनरल रूल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा जनरल रूल ऑफ क्लासिफिकेशन है ये हमें क्या बोलता है, ये बोलता है कि सेक्शन का जो टाइटल है या चैप्टर का जो टाइटल है या सब चैप्टर का जो भी टाइटल है ये सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए है। लीगल पर्पस के लिए हमको हेडिंग्स के टर्म्स को कंसिडर करना है, साथ ही रेलेवेंट सेक्शन को और चैप्टर नोट्स को कंसिडर करना है, प्रोवाइडेड दैट सब्सिक्वेंट रूल में ऐसा कुछ अलग से करो ऐसा नहीं दिया गया है। मतलब अगर रूल के अंदर कुछ बोला गया है कि आपको इस तरह से क्लासीफाई करना है तो उस तरह से ही आप क्लासीफाई करोगे। अगर रूल में कुछ नहीं बोला है, रूल इज साइलेंट, इन दैट केस यू आर गोइंग टू कंसिडर द टर्म्स ऑफ हेडिंग्स एंड द रिलेटिव सेक्शन एंड चैप्टर नोट्स। ओके, अब ये क्या बोलते हैं हमको कि एक चैप्टर के अंदर या एक सेक्शन के अंदर जो नोट्स दिए गए हैं उसको हम किसी और चैप्टर को या किसी और सेक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जो जहाँ दिया गया है वो वही यूज़ होगा। ओके, दैट इज़ वाई यहाँ इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि द टर्म्स ऑफ द हेडिंग्स एंड द रिलेटिव सेक्शन, और नहीं बोला इन्होंने एंड रिलेटिव सेक्शन बोला है, हेडिंग प्लस सेक्शन और चैप्टर नोट्स। मतलब हमारा इक्वेशन किस तरह से बनेगा, इक्वेशन बनेगा टर्म्स ऑफ द हेडिंग प्लस रिलेटिव सेक्शन ऑब्लिक चैप्टर नोट्स एज द केस मे बी। ओके, नाउ अभी इन्होंने आगे हमें एक एग्जाम्पल दिया है। वो क्या बोलते हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है, लेटर क्लोजिंग एंड सीलिंग मशीन। ओके, अब सब हेडिंग 842.230.00 बोलता है उन मशीनरीज के बारे में जो फिलिंग, क्लोजिंग, सीलिंग और लेबलिंग बॉटल्स, कैंस, बॉक्सेस, bags and other containers, and machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers, machinery for aerating beverages, इन बारे में बात करता है। मतलब हम लोग बॉटल्स, कैंस, बॉक्सेस, बैग्स इन सभी को बंद करने के लिए या फिर सील करने के लिए, उन्हें लेबल करने के लिए मशीनरी जो यूज़ करेंगे दैट विल फॉल अंडर सब हेडिंग 842.230.00। बट सब हेडिंग 847.230.00 क्या कवर करती है, ऐसी मशीन्स कवर करती है जो कि मेल्स को क्लोज या सील करने के लिए यूज़ होती है। अब हमारा प्रोडक्ट हमको क्या करना है, लेटर क्लोज करना है और सील करना है। अगर मैं लेटर शब्द ना देखूँ एंड क्लोजिंग एंड सीलिंग मशीन देख लूँ तो मुझे समझ में आएगा कि यार ये दोनों मशीन्स यहाँ पे सेम ही काम कर रही है। बट मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे लेटर्स को क्लोज करना है और सील करना है। तो लेटर्स मोर रिलेवेंट कौन सा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, मेल्स वाला, एंड दैट इज़ वाई जो मेरी मशीनरी होगी विल बी क्लासिफाइड अंडर द सब हेडिंग 847.230.00। नाउ लेट्स रीड, उन्होंने क्या बोला है, दे से दैट बोथ द हेडिंग्स अपीयर टू बी रेलेवेंट फॉर द प्रोडक्ट इन क्वेश्चन। However, chapter note 2 to chapter 84 inter alia provides that heading number 8422 does not cover office machinery of heading number 8472. Therefore, the product in question will be classified under 847.230. Simple. Now let's move ahead to illustration 2. Write a brief note on rule 1 of the rules of interpretation of the first schedule to Customs Tariff Act 1975. अब रूल 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा, जनरल रूल ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड हाउ आर वी गोइंग टू क्लासीफाई, सबसे पहले हम इनको ये बता देंगे कि टाइटल्स ऑफ सेक्शंस, चैप्टर्स एंड सब चैप्टर्स इन द फर्स्ट शेड्यूल इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस, राइट, और फॉर द ईज ऑफ रेफरेंस। इसके बाद लीगल पर्पस के लिए क्या होगा, किस हिसाब से हम लोग करेंगे, वी विल क्लासीफाई बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ द हेडिंग्स एंड रिलेवेंट सेक्शन और चैप्टर नोट्स। अब इसके अंदर इन्होंने हमको क्या बोला हुआ है कि जो हेडिंग्स है और चैप्टर नोट्स है ये 2 to 6 के अंदर कुछ अदर रिक्वायरमेंट नहीं देती, राइट, रूल्स के अंदर कुछ अलग से बोला नहीं गया है। तो लास्टली एक और चीज़ हमने पढ़ी थी इस रूल के अंदर, क्या पढ़ा था कि एक चैप्टर और सेक्शन को देखने के लिए हमने जो यूज़ किया हुआ है नोट वो किसी और चैप्टर पर या सेक्शन पर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। बस यही इन्होंने यहाँ पे हमको दे रखा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू रूल 2A जो बात करता है इनकम्प्लीट या अनफिनिश्ड आर्टिकल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर किसी भी हेडिंग में इनकम्प्लीट या अनफिनिश्ड आर्टिकल्स दिए गए हैं तो इसको हम एग्जैक्टली क्लासीफाई कैसे करेंगे। ऐसे केस में हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं कि इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड आर्टिकल उसी हेडिंग में जाएगा जहां हमारा फिनिश प्रोडक्ट जाता है, प्रोवाइडेड दैट जो हमारा
इनकम्प्लीट या अनफिनिश्ड आर्टिकल है वो फिनिश प्रोडक्ट का कैरेक्टर दिखा दे, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना मैच, वो वहाँ पे समझ में आ जाए कि ये बनने के बाद तो बाबा ऐसा ही होने वाला है, इसके अंदर हम एज सच कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि हमारा जो आर्टिकल है वो अनअसेंबल्ड या डिसअसेंबल्ड फॉर्म में हमारे पास आ जाए। तो ऐसे केस में भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि वो कंप्लीट या फिनिश्ड है और इस हिसाब से उसको क्लासीफाई कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब उसको हम असेंबल कर देंगे इट इज़ गोइंग टू गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्लीट और फिनिश्ड आर्टिकल। दैट्स वाई इसको हम क्लासीफाई कर देंगे एज अ फिनिश्ड आर्टिकल और कंप्लीटेड आर्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ रूल 2A। ओके, यही एनालिसिस में हमको दे रखा है। अब इसके बारे में इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ये क्या बोलते हैं, रेलवे कोचेस जिसकी हमने सीट्स नहीं निकाली। ओके, रेलवे कोचेस रिमूव्ड विदाउट सीट्स वुड स्टिल बी रेलवे कोचेस। अगर किसी एक रेलवे में से हमने एक कोच हटा दिया फिर भी वो रेलवे कोच ही कहलाएगा ना, भले ही वो अभी इस ट्रेन में नहीं लगा है, किसी और ट्रेन में लगा देंगे या खाली पड़ा है, बट स्टिल इट विल बी अ रेलवे कोच। सिमिलरली एक कार जिसके अंदर सीट्स नहीं है बट वो कार तो कार ही रहेगी, because when you install that seat it will be a car that in which a person can sit, but without a seat उसको complete जब करोगे तब तो वो कार ही रहने वाली है, right? It has the characteristics of a car, that's why it will be classified as a car. Okay, अब इन्होंने क्या बोला है कि जहाँ गुड्स के अंदर सिर्फ माइनर एडजस्टमेंट्स हमको इनकॉर्पोरेट करनी है उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे कि इन्होंने इसेंशियल कैरेक्टर उस पर्टिकुलर कंप्लीट गुड्स का दिया हुआ है। अगर कुछ मेजर हमको एडजस्टमेंट या प्रोसेस करनी होती है तो इन दैट केस हम उसको ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे या कंप्लीट कि ये कंप्लीट या फिनिश्ड आर्टिकल का कैरेक्टर रखती है। दैट इज़ वाई अगर कुछ ऐसा मेजर रह जाता है तो वो 2A की स्कोप में नहीं आएगा। ओके, क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड टू रूल 2B. Rule 2B talks about the classification of mixtures or combinations of a material or substance with other materials or substances. एक किसी material और substance का combination या कोई mixture अगर हम किसी और substance या material के साथ करते हैं तो उसको हम किस तरह से classify करेंगे। तो रूल 2B हमें ये बोलता है कि जब भी हम किसी हेडिंग में किसी मटेरियल या सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो ऐसे केस में एक मटेरियल किसी और मटेरियल के साथ या किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स होता है या उसका कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर हम उसे कंसिडर कर लेंगे। ओके, नाउ अब ये क्या बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गुड्स होली या पार्टली यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसे केस में वो होली यूज़ हो या पार्टली यूज़ हो तो भी हम उसके अंदर उन पार्टली यूज्ड या होली यूज्ड मटेरियल्स को या सब्सटेंस को मटेरियल या सब्सटेंस के अंदर कंसिडर करने वाले हैं। ओके, अब इसके अलावा ये क्या बोलते हैं हमको कि जहाँ हम लोग एक से ज़्यादा मटेरियल या सब्सटेंस यूज़ करने वाले हैं ऐसे केस में हम गुड्स को क्लासीफाई करेंगे रूल 3 के हिसाब से। मतलब अगर सब यहाँ पर हम सिर्फ एक मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं तो इन दैट केस रूल 2B विल बी एप्लीकेबल। जहाँ एक से ज़्यादा मटेरियल होगा इन दैट केस रूल 3 विल बी एप्लीकेबल। ओके, नाउ इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है ये क्या बोलते हैं, कॉफ़ी के अंदर क्या हम इंक्लूड करने वाले हैं, कॉफ़ी मिक्सड विथ चिकरी। कॉफ़ी के साथ में हमने चिकरी मिक्स किया है, दैट्स वाई कॉफ़ी मिक्सड विथ चिकरी विल फॉल अंडर द हेड ऑफ कॉफ़ी। सिमिलरली नेचुरल रबर के अंदर हम लोग नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर दोनों को कंसिडर कर लेंगे। ओके, नाउ रूल 3 जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जहाँ हम 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स मिक्स कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम कैसे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, है ना। तो अब ये क्या बोलते हैं कि जब कभी भी हम 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स को एक साथ मिक्स करने वाले हैं तो हम लोग क्लासिफिकेशन कुछ रूल्स के हिसाब से करेंगे, सब रूल्स के हिसाब से, दैट इज़ रूल 3A के हिसाब से या रूल 3B के हिसाब से या रूल 3C के हिसाब से। रूल 3A क्या बात करता है, स्पेसिफिक ओवर जनरल। ये बात करता है कि जो पर्टिकुलर गुड कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन को क्वालिफाई कर लेता है ना तो हम लोग उसको स्पेसिफिक गुड की हेडिंग के अंदर ही उसे क्लासीफाई करेंगे, नॉट द जनरल डिस्क्रिप्शन। ओके, लेकिन जब हमारे 2 या 2 से ज़्यादा हेडिंग सिर्फ पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इन दैट केस जहाँ कहीं भी वो गुड्स यूज़ हो रहे हैं पार्ट्स के अंदर वहाँ उन हेडिंग्स को इक्वली स्पेसिफिक हमें कंसिडर करना है, इवन इफ़ कोई एक हेडिंग हमें कुछ ज़्यादा
कंप्लीट या प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? सो लेट्स से आई हैव पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मेरे पास एक प्रोडक्ट था एंड पेट्रोलियम का लेट्स से 40% हिस्सा मैं वैसलीन बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, वेर एज द रिमेनिंग 60% इज़ यूज फॉर सम अदर पर्पजेस। तो इन दिस केस जो 40% है और 60% है, इसको मैं एक हेडिंग के अंदर क्लासीफाई नहीं करने वाली। भले ही मुझे दिख रहा है कि मेजॉरिटी जो मेरा पोर्शन है वो मैं एज इट इज़ उसे यूज़ कर रही हूँ, बट यहाँ पर क्योंकि दो अलग अलग यूजेस है, यहाँ पे इसे हमें इक्वली स्पेसिफिक कंसिडर करना है। जो पेट्रोल मैंने यूज़ किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग वैसलीन, दैट विल बी कंसिडर्ड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज़ ऑफ वैसलीन, और जो पेट्रोलियम एज इट इज़ रह गया दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पेट्रोलियम इटसेल्फ। यहाँ पे दोनों को मैं इक्वली स्पेसिफिक कंसिडर करने वाली हूँ। ओके यहाँ पे इन्होंने एक केस लॉ कंसिडर किया था रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन, जो दो हेडिंग्स में क्लासीफाई होती थी, हेडिंग नंबर 8510 एंड हेडिंग नंबर 8509। हेडिंग नंबर 8510 बात करता था शेवर्स और हेयर क्लिपर्स के बारे में जो सेल्फ कंटेंट इलेक्ट्रिक मोटर से बने हुए हैं, वेर एज हेडिंग नंबर 8509 बात करता था इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस की, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर फिटेड है। नाउ मेरी इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन कहाँ जाएगी? तो इट विल फॉल अंडर हेडिंग नंबर 8510 जनरल ओवर स्पेसिफिक रूल। यहाँ जो हेडिंग नंबर 8509 है वो बात करती थी ओवरऑल बेसिस पे जो भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस थे जिनके अंदर सेल्फ कंटेंट इलेक्ट्रिक मोटर होता था, बट 8510 टॉक स्पेसिफिकली अबाउट शेवर्स एंड हेयर क्लिपर्स। दैट्स वाई ये जो इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन है इट फेल अंडर हेडिंग नंबर 8510। क्लियर? नाउ रूल 3B के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके रूल 3B बात करता है अबाउट इसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल। जो भी गुड्स ए के अंदर क्लासीफाई नहीं हो पाए वो अभी आएंगे बी की तरफ। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जहाँ डिफरेंट मटेरियल्स हमने यूज़ किए हुए हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ किए हुए हैं, इनको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि उस मटेरियल को जो इसेंशियल कैरेक्टर मिल जाता है वो कहाँ से मिलता है। जो इसेंशियल कैरेक्टर उस गुड को देता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द हेडिंग अंडर विच इट्स क्लासिफिकेशन वुड फॉल। मतलब अगर मेरे पास कोई गुड आता है और मुझे समझ आता है कि ये एक्स आइटम के अंदर प्रॉपरली एक्स आइटम का कैरेक्टर इस गुड के अंदर प्रॉपरली फिट होता है, देन आई विल बी क्लासीफाइंग दैट गुड अंडर द एक्स हेडिंग। ओके नाउ इसका एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ हमें दे रखा है। प्रोडक्ट क्या है? लीड पेंसिल विथ इरेजर एट द बैक। लीड पेंसिल है और उसके पीछे इरेजर लगा रखा है। तो अभी इसको मैं क्लासिफिकेशन कैसे करूँगी? इसको मैं पेंसिल में क्लासीफाई करूँ या इरेजर में क्लासीफाई करूँ? तो अब यहाँ पर मैं देखूँगी कि मेन कैरेक्टर किसका है। क्या मैं वो पेंसिल विदाउट इरेजर भी बेच सकती थी? यस बेच सकती थी, बट इतना सा इरेजर कौन बेचता है ना। सो इसेंशियल कैरेक्टर किसका है यहाँ पे? पेंसिल का है, राइट। इरेजर तो सिर्फ इसीलिए दिया हुआ है कि अगर कभी गलती हो जाती है तो भैया तुम पेंसिल पलट लो और इरेज कर दो। बचपन में जो हम पेंसिल यूज़ करते थे इरेजर वाली, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। सो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा? पेंसिल में क्लासीफाई होगा, नॉट इरेजर। सिंपली देखो ना, दुकान पर जब हम जाते थे तो हम क्या बोलते थे? पीछे जो इरेजर लगी हुई पेंसिल है ना वो दो। ऐसे नहीं बोलते थे वो पेंसिल लगा हुआ इरेजर दो, क्योंकि कैरेक्टर किसका था? पेंसिल का था, नॉट द इरेजर। ओके सो वी विल क्लासीफाई इट एज अ पेंसिल। नाउ कुछ गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका क्लासिफिकेशन 3A में भी नहीं हो पाता, 3B में भी नहीं हो पाता। तो ऐसे केस में हम उन गुड्स का करेंगे क्या? सो यहाँ पर ये रूल बोलता है लैटर द बेटर। मतलब जो मेरी हेडिंग्स है उसके अंदर जो सबसे आखिरी में हेडिंग आएगी उसको मैं मान लूँगी कि ये इस कैटेगरी में आ जाता है। सिंपल। नाउ ये एग्जैक्टली हुआ किस केस में? तो इससे रिलेटेड केस हुआ था महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्सेस CCE इन 1999। किसने मेंटेन किया? सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन किया। जजमेंट किसने दिया? ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया। एंड इस केस में एक्चुअली हुआ क्या? जो मेरे गुड्स थे महिंद्रा एंड महिंद्रा के, वो इक्वली क्लासीफाइबल थे दो हेडिंग्स के अंदर। हेडिंग 8703 बात करता था उन मोटर कार्स के बारे में या व्हीकल्स के बारे में जो कि पर्सन के ट्रांसपोर्ट को
ट्रांसपोर्ट के लिए खास बना हुआ था, वेयर एज 8704 बात करता था उन व्हीकल्स के लिए जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में जाते थे। और मेरा एक ऐसा प्रोडक्ट था या मेरा मोटर व्हीकल कुछ इस तरह का था कि जिसके अंदर मैं पर्सन को भी ट्रांसपोर्ट कर सकती थी या गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकती थी। सो ऐसे केस में मेरा एक्चुअली जो मोटर व्हीकल है, मैं उसे क्लासीफाई कहाँ करूँ? तो यहाँ इस केस में जजमेंट क्या आया कि आखिरी में क्या आ रहा है, 8704 आ रहा है। दोनों भी इक्वली मेरिट करता है क्लासिफिकेशन को। तो ट्रांसपोर्ट पर्सन भी कर सकता है, तो ट्रांसपोर्ट गुड्स भी कर सकता है। तो ऐसे केस में इंटरप्रिटेटिव रूल को कंसिडर करते हुए क्लासिफिकेशन किया गया हेडिंग नंबर 8704 के अंदर, दैट इज़ मोटर व्हीकल्स मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। अब ये क्यों किया? क्योंकि इन्होंने ऐसे कंसिडर किया कि यार आखिरी में आ रहा है तो ये बेटर रहेगा, दैट्स वाई गुड्स। क्लियर? नाउ वी कंसिडर रूल 4, दैट इज अकिन रूल। अब ये क्या बोलते हैं, अब कुछ गुड्स ऐसे भी होंगे जो 3C में भी क्वालिफाई नहीं करते, तो ऐसे केस के अंदर हम उनको क्लासीफाई कैसे करेंगे? तो ऐसे केस में हम लोग उनको क्लासीफाई कर देंगे उस बेसिस पे जिस बेसिस के वो ट्रेड्स बता रहे हैं, या फिर ऐसे गुड्स जिसके वो मोस्ट अकिन है। ओके, सो इसका एग्जाम्पल जब हम लेंगे ना तो हमारे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये बोलना क्या चाहता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या था? प्लास्टिक फिल्म्स, जिसका हम यूज़ करते थे, जो सनलाइट के ग्लेयर होते हैं या कार ग्लास विंडोज़ के ऊपर चिपकाए हुए ग्लेयर्स होते हैं या विंडो पेन्स होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए। तो स्पेसिफिकली टैरिफ शेड्यूल के अंदर इसकी कोई एंट्री नहीं थी, तो इसे मैं एग्जैक्टली कहाँ क्लासीफाई करूँ, राइट? क्योंकि टैरिफ शेड्यूल में इन गुड्स की कोई स्पेसिफिक एंट्री है ही नहीं। जब एंट्री ही नहीं है तो ऊपर के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। तो ऐसे केस में ये लोग क्या बोलते हैं कि आइटम किस चीज़ का था? प्लास्टिक का था, है ना? सो बिल्डर्स वेयर के अंदर जो कहीं और बताया नहीं है, जिसमें शटर्स, ब्लाइंड्स, सिमिलर आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि खुद भी प्लास्टिक के हैं, तो ये अल्टीमेटली क्या है? प्लास्टिक ब्लाइंड की तरह ही है ना। तो प्लास्टिक ब्लाइंड की तरह है, तो इसको क्लासीफाई कर दिया 39253000 हेडिंग के अंदर। ओके, अब ये तो हो गई हमारे गुड्स की बात, बट गुड्स को पैक भी तो हम किसी चीज़ में करेंगे। तो पैकिंग के लिए जो हमने केसेस या कंटेनर्स यूज़ किए हैं, इसको हम कहाँ देखते हैं? इसको हम देखते हैं रूल 5 के अंदर। तो कोई भी गुड्स जैसे कैमरा केसेस, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट केसेस, गन केसेस, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट केसेस, नेकलेस केसेस या सिमिलर कंटेनर्स जो कि आर्टिकल्स के साथ में नॉर्मली सेल होते हैं, तो ऐसे गुड्स को हम क्लासीफाई कर देते हैं उसी आइटम के साथ में। इसके अंदर हमें कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। कंडीशंस क्या होगी कि ये जो हमारे केसेस है या कंटेनर्स है, वो स्पेसिफिकली शेप होने चाहिए टू कंटेन दैट स्पेसिफिक आर्टिकल, और जो केसेस और कंटेनर्स है इसका लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ये सूटेबल होने चाहिए, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ यूज़ इन द शॉर्ट टर्म। अब इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं गिटार का। Whenever you buy a guitar, you find that गिटार के साथ साथ हमें गिटार का केस भी दिया जाता है। जो केस है वो स्पेसिफिकली गिटार रखा जाए इसके लिए तैयार होता है, राइट? गिटार के केस के अंदर आप वायोलिन या तबला नहीं रख सकते, करेक्ट? सो इसका मतलब क्या हो गया? गिटार का केस स्पेसिफिकली गिटार रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मोरओवर वो गिटार ठीक से रहे इसीलिए उस केस को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज़ किया है। देयरफॉर हम उस गिटार केस को क्लासीफाई करेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ टैरिफ फॉर गिटार। क्लियर? अभी जो कंटेनर्स ऐसे होंगे जो इसेंशियली उसे कंप्लीट कैरेक्टर दे देंगे, उन कंटेनर्स पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नाउ लेट्स से मैंने कुछ कार्टन बॉक्सेस बना रखे हैं। इन कार्टन बॉक्सेस में मैं चाहूँ तो मैं चॉकलेट्स रख सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं उसके अंदर पेपर्स रख सकती हूँ। सिंपल टर्म्स में उन कार्टन बॉक्सेस में कुछ भी रखा जा सकता है, वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर आइटम को रखने के लिए नहीं बने, एंड दैट इज़ वाई दोज कंटेनर्स एक्चुअली गिव देम द होल कैरेक्टर
एंड क्योंकि उनका होल कैरेक्टर है उसके ऊपर रूल 5A एप्लीकेबल नहीं होगा। इवन इफ अगर मैं डील करती हूँ विथ ऑयल, माई कंटेनर कैन बी यूज्ड टू पुट सम अदर आर्टिकल। मैं ऑयल की जगह वहाँ वाटर भी यूज़ कर सकती हूँ, वाटर कंटेनर बोल के भी मैं उस पर्टिकुलर कंटेनर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इन दैट केस दिस रूल वोंट बी एप्लीकेबल ओवर देयर। Okay, now let's move ahead to 5B, which talks about classification of packing materials and packing containers. तो अब ये क्या बोलता है, प्रोविजन जो 5A के अंदर दिया गया है उसको हमें कंसिडर करना है, और जो गुड्स हमने जो कंटेनर्स हमने यूज़ किया है फॉर द पर्पस ऑफ पैकिंग और पैकिंग मटेरियल, उसको हम उन गुड्स के साथ ही क्लासीफाई करेंगे जिसके साथ वो नॉर्मली पैक करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, लेकिन जो हमारा पैकिंग मटेरियल है या पैकिंग कंटेनर है ये रिपीटेटिव यूज़ के लिए सूटेबल होता है, तो इन दैट केस ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा, उसको हम सेपरेट एक दूसरा आइटम कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल गिवन। आर एग्जाम्पल सेज कि लेदर केसेस भले ही कितने कॉस्टली ही क्यों ना हो, लेकिन जो गुड्स हम सप्लाई एक्चुअली कर रहे हैं ना उनके साथ ही वो केसेस हम लोग सप्लाई करते हैं। तो इन दैट केस उन लेदर केसेस को सेपरेटली क्लासीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 हमें ये बोल रहा है कि जो गैस सिलेंडर है वो रिपीटेटिवली यूज़ हो रहा है। अब क्योंकि ये रिपीटेटिवली यूज़ हो रहे हैं तो उसको हम गैस के साथ तो क्लासीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो पैक करने के लिए ग्लास सिलेंडर दिया गया है उसका एक डिफरेंट एसेंशियल कैरेक्टर है, राइट? उसका रिपीटेटिवली यूज़ हो सकता है। दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू क्लासीफाई गैस सिलेंडर्स विथ गैस। ओके, now we come at our last rule, that is rule 6, which says जो सब हेडिंग्स है वो सेम लेवल के ऊपर ही कंपेरेबल रहेंगे। मतलब क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, जब हम कुछ गुड्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं एक हेडिंग के अंदर की कुछ सब हेडिंग्स में, तो हम एक हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग्स दी गई है ना उन्हीं को कंसिडर करेंगे, दूसरी हेडिंग के साथ में हम लोग इसे कंपेयर नहीं करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट हेडिंग ए, देन सब हेडिंग्स होंगे ए या ए बी, देन ए एंड ए बी विल ओनली बी कंपेरेबल, नॉट दी ones given in the heading B. Okay, now we move towards the last part of the chapter that talks about project imports. So normally HSN system के अंदर totally 97 chapters है, बट इंडियन टैरिफ ने एक और चैप्टर अपने आप में इनकॉर्पोरेट किया विच इज़ चैप्टर नंबर 98, जो कि बात करता है प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स के बारे में। तो यूजुअली प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स क्या रहेंगे, तो प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स कुछ इंपोर्ट्स रहेंगे जिसके अंदर हम मशीनरी या इंस्ट्रूमेंट्स या अपैरेटस या टूल्स जो कि अलग अलग क्लासिफिकेशंस के अंदर आते हैं उसे हम इंपोर्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग अप अ यूनिट। नया कोई यूनिट हम सेटअप कर रहे हैं या फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग यूनिट है उसको हम सब्सटैंशियली एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम लोग ऐसे कुछ करने वाले होते हैं तो इन दैट केस जो हमारा एक्चुअली डोमेस्टिक प्रोडक्शन होने वाला है वो बढ़ने की गुंजाइश होती है, राइट? सो ऐसे केस में हम लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए था, और अलग अलग ड्यूटी रेट्स अगर होते तो इन दैट केस कस्टम ड्यूटी ज़्यादा पे करनी पड़ती थी। तो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आया कॉल्ड एज प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स। सो ऐसे जब हम प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स करते हैं तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ एक कंसोलिडेटेड रेट लगा देंगे ऑन ऑल द गुड्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गुड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। सो जितने भी गुड्स हमने लिए हैं उनके ऊपर एक ब्लैंकेट रेट लगेगा, अलग अलग रेट से हमको टैक्स पे नहीं करना है, दैट इज़ ड्यूटी पे नहीं करनी है। एक कंसोलिडेटेड रेट के ऊपर हमें कस्टम्स ड्यूटी पे करनी है, ये सोचकर इम्पोर्टर्स बड़े खुश हुए, काफ़ी पार्टी भी की उन्होंने एंड खुशियाँ मनाने लग गए। बट कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हो गया कि जिसके वजह से वो उदास हो गए। उन्होंने जो गुड्स इंपोर्ट किए थे उनमें से कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट हो गए। अब ऐसे केस में वो लोगों के मन में ये सवाल आया कि यार जो गुड्स एक्चुअली इंपोर्ट हुए हैं वो तो एग्जेम्प्ट हो चुके हैं और मैंने एग्जेम्प्ट गुड्स पर भी ड्यूटी पे कर दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
तो इनके बचाव में आ गया सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक इंडिविजुअल एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन अप्लाई होगा उन गुड्स पर भी जो कि प्रोजेक्ट रेट के अंदर एप्लीकेबल होंगे। मतलब क्या हुआ, जो मेरे गुड्स एग्जेम्प्ट हो गए थे उन गुड्स के ऊपर अभी मैं प्रोजेक्ट रेट के हिसाब से ड्यूटी पे करने के लिए लायबल नहीं हूँ। मतलब एक्चुअली क्या होने वाला है, जो गुड्स मेरे पास मेरे टैक्सेबल थे सिर्फ उन्हीं गुड्स के ऊपर मैंने ड्यूटी पे करनी है। और ये सुनकर जो इम्पोर्टर्स थे वो खूब खुश हो गए। सो दिस वॉज अ शॉर्ट स्टोरी रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ दैट हैज़ बिन गिवन, द 4th पैराग्राफ। ओके, नाउ अब ये क्या बोलते हैं कि प्रोजेक्ट इंपोर्ट के लिए आइटम्स जो एलिजिबल है ये स्पेसिफाई किए गए हैं हेडिंग 9801 के अंदर। इनके अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं? यूजुअली मशीनरी आती है, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, apparatus आते हैं, अप्लायंसेस आते हैं, रॉ मटेरियल आता है और कंपोनेंट्स आते हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे यूनिट को सेटअप करने के लिए या यूनिट को एक्सपांड करने के लिए। पर हमको एक चीज़ खलने लग गई कि हमने इतना सब कुछ तो इंपोर्ट कर लिया, राइट, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर लिए, लेकिन स्पेयर पार्ट्स और कंज्यूमेबल्स भी तो लगेंगे हमको यूनिट को प्रॉपर्ली सेटअप करने के लिए, राइट। तो ऐसे केस में यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो भी आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं इसका 10% जो वैल्यू रहेगा इतना आप स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स भी इंपोर्ट कर सकते हो। क्लियर? अब ये स्कीम कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगी? तो इंडस्ट्रियल प्लांट्स पे एप्लीकेबल होगी, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे एप्लीकेबल होगी, पावर प्रोजेक्ट्स पे एप्लीकेबल होगी, माइनिंग प्रोजेक्ट्स पे एप्लीकेबल होगी, ऑयल प्रोजेक्ट्स पे या मिनरल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे उन पर एप्लीकेबल हो जाएगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट्स नोटिफाई करती है उनके ऊपर ये स्कीम अप्लाई हो जाएगी। ओके, नाउ यहाँ कुछ जजमेंट्स दिए गए हैं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, इनको हम एक बार देख लेते हैं। नाउ इन द केस ऑफ सौराष्ट्र केमिकल्स वर्सेस सीसी हेल्ड इन 1986, ये बोलते हैं यहाँ पर कि सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर क्लासीफाइंग द गुड्स। ओके, यहाँ पर जो हमारे नोट्स है दोज नोट्स विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द हेडिंग्स and therefore the section notes and the chapter notes in the customs tariff act ये हमारे क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं। ओके, ये नोट्स कभी कभी ना हमारे जो हेडिंग्स है उनके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, कभी कभी एक्सपैंड भी करते हैं। दैट इज़ वाई हमको सेक्शन नोट्स को और चैप्टर नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस दैट इज सीसी वर्सेस माइस्ट्रो मोटर्स लिमिटेड। इस केस में कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? कोर्ट यहाँ पर बोलता है कि अगर किसी टैरिफ हेडिंग को हमने एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है तो हमारे जनरल इंटरप्रिटेटिव रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन पर। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है विदाउट एनी टैरिफ हेडिंग तब भी हमारा एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लासिफिकेशन। The next case is of CC versus Hewlett Packard India Sales Private Limited in the year 2007. So exactly क्या हुआ इस केस में? तो इस केस में हमारा जो SEC था वो क्या करता था, लैपटॉप्स कंप्यूटर्स बनाता था और उन्हें ट्रेड करता था। एंड सिमिलरली उसके पास कुछ हार्ड डिस्क ड्राइवर्स थे जिसके अंदर प्रीलोडेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स हुआ करते थे। इसके अलावा उसके पास सेपरेट कॉम्पैक्ट डिस्क भी थी जिसके अंदर सेम सॉफ्टवेयर हुआ करता था जो कि हार्ड डिस्क के फेलियर के टाइम पे यूज़ होता था। तो अभी यहाँ पर हमारे एसएससी ने क्या किया, हमारे एसएससी ने जो सॉफ्टवेयर है उसको सेपरेटली क्लासीफाई कर दिया और उसके ऊपर एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। तो कोर्ट यहाँ पे क्या बोलता था, कोर्ट क्या बोल रहा था कि जो हमारा लैपटॉप है वो विदाउट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर तो चलता नहीं है, तो लैपटॉप को भी हम सॉफ्टवेयर के साथ क्लासीफाई करेंगे। दैट इज़ द लैपटॉप अलॉन्ग विथ सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी क्लासीफाइड एज लैपटॉप, और वैल्यूएशन हम एक यूनिट का उस हिसाब से करते जाएंगे। ओके, अब जो इलस्ट्रेशन 3 है ये काफ़ी लेंदी है, सो वी विल बी कवरिंग इट इन द वीडियो दैट विल बी स्पेसिफिकली कवरिंग टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। Until then, if you like the video, do share, like and comment. Thank you.